बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो सियासी फ़ोरम है उससे ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम है वो तरक्की पज़ीर मुल्कों के हवाले से भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है और फिर वो बहुत बेहतर और मुआवन हो सकता है। इसके अलावा जो इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी है उसका भी उन्होंने जिक्र किया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए और वफाकी काबीना में जहां अहम फैसले किए गए, एक जमात कलअदम जमात है उस पर पाबंदी का फैसला भी बरकरार रखा गया, कुछ अलाउंसेस के हवाले से भी न्यूज़ हैं। वहाँ पे खुद वफाकी काबीना के हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही को वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है और उन्हें वज़ीर आबी वसाइल बना दिया गया है। तो इसको भी प्रोग्राम में आज शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने जो खिताबात किए हैं, जो कि PTI के सरकर्दा रहनुमा हैं और वज़ीर हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कश्मीर के खिताबात में और कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आज तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन जमातों को। और तनकीद अमूमी तौर पर जब कैंपेन्स होती हैं तो की जाती है, मगर आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अल्फाज मुख्तलिफ ना सिर्फ सियासी जमातों बल्कि सियासी शख्सियात के ऊपर जिस अंदाज में गुफ्तगू की है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक स्टोरी जो हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से वफाकी वज़ीर है मुराद सईद साहब, उन्होंने अपनी NHA की परफॉर्मेंस के हवाले से जिक्र किया है, तो उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल फोरम से ख़िताब किया और जहाँ पे उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, वहाँ वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती निज़ाम जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए काबिल अमल मनसूबों में अहम किरदार अदा कर सकता है। आपको पता है ये वो जुमला है जो मैंने देख के पढ़ा, जो लिखा हुआ था वहाँ पर, और मैं लिख के आया इस वजह से कि इससे पहले वज़ीर आज़म जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम से ख़िताब कर चुके हैं तो वो ये बात दोहरा चुके हैं कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उसके जो लोन्स हैं और बिलखसूस IMF का जो मामला है उस पर कंसेशन की पहले भी बात कर चुके हुए हैं। जबकि वही वज़ीर आज़म जब यहाँ हमारे यहाँ ख़िताब कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ बड़ी बड़ाई समझी जाती है कि आप इमदाद, कौन सा वज़ीर आज़म जो है वो बाहर गया और वहाँ से इमदाद लेके आया, इस पैमाने पर उसके दौरे की कामयाबी को परखा जाता है। क्या कहते हैं आप? आपने तो बड़ा पार्लिमानी जुमला इस्तेमाल किया कि जी उन्होंने कहा कि इमदाद, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भीख जिसको जितनी मिल जाए। मैं समझता हूँ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात ठीक कही है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी तौर पर जब इसको बनाने वाले थे उस वक्त ये तय हुआ था कि कौमों के दरमियान जो तनाज़े होंगे उनका यहाँ हल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से तो कोई अपना रोल नहीं कर सका। कौमों के दरमियान जो तनाज़े हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को फंडिंग करते हैं, वो अपना असर बहुत रखते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो उस पर असरअंदाज होते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कराते हैं। आपको याद होगा कि इराक़ पर जब अमेरिका ने चढ़ाई की थी तो आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का उन्होंने क्या हशर किया था। लेकिन उसके बाद भी इस इदारे को कायम रहना चाहिए। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, जो हमारे जैसे मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, जिनकी मुआशी हालत अच्छी नहीं, जिनकी सेहत की ज़्यादा सहूलियात अच्छी नहीं, सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं, हमारे यहाँ सड़कों का निज़ाम अच्छा नहीं, और बहुत सारे हमारे यहाँ साफ़ पानी के मसाइल हैं और सफाई के मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए एक इन गरीब मुल्कों के लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा को अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सही, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे गरीब ममालिक हैं, हम जैसे गरीब ममालिक हैं, फिर ऊपर से कोरोना आ गया, उसकी वजह से उनकी सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको पता है हमारे यहाँ कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए कोरोना की वजह से, और ये जो हमारे जो माहिर मईशत हैं मुख्तलिफ, उन्होंने बहुत सारे मतलब फ़िगर बताए जो कि हुकूमत से एग्री नहीं करती, लेकिन फिर उसके बाद महंगाई, जिस सारी चीज़ें कोरोना की वजह से आई, सेहत का निज़ाम, मैं समझता हूँ कि मौला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में कोरोना उस अंदाज़ में नहीं आया जिस तरह इंडिया में आया कि लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन नहीं है और लोग जो हैं
वो बेचारे मौत में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रख के मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अच्छा खिताब किया, उन्होंने अच्छी तजवीज़ दी है जी। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब। अच्छा, इसमें अभी आपने जिक्र किया सजाद तरीन साहब, जैसे कि पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक यानी तरक्की पजीर ममालिक जिनको हम कहते हैं, उनमें तो अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन सवाल का एक दूसरा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा। खुद वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि हम मांगते फिरते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने इमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो फिर वो रखें क्योंकि हम तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमारी मईशत ऐसी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बस हाँ यू टर्न लेते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन ये उनकी तजवीज़ अच्छी है। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने कहा कि इतनी रकम दी जाए, ये काफ़ी है गरीब ममालिक के लिए, वहाँ के एजुकेशन के लिए, वहाँ के सेहत के निज़ाम के लिए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, किसी भी कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, स्कूल अच्छे हों और उसका हेल्थ का निज़ाम ठीक हो। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दोनों निज़ाम ठीक नहीं है। आप देख लें कि एक ज़माना था, अब भी ऐसे है, ख़ास तौर पर हमारे सराइकी वसेब का जो ये कबायली इलाका है, डेरा गाजी ख़ान, राजनपुर, यहाँ आज भी कई ऐसी जगह पर स्कूल मौजूद हैं लेकिन टीचर नहीं आते पढ़ाने के लिए। और पहले भी ऐसे था, ये तो मियाँ नवाज़ शरीफ के ज़माने में फ़ारूक ख़ान लगारी जो थे सदर थे और वो मियाँ नवाज़ शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो वो सारे मीडिया को लेके वहाँ गए थे कि वहाँ देखें जी फ़ारूक लगारी के गांव में जो हैं घोड़े बांधे जा रहे हैं, स्कूलों में घोड़े बांधे जा रहे थे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इसको कोई ना कोई तो रोल करना चाहिए ना। कौमों के दरमियान जो तनाज़े हैं उनको हल कराने में अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नाकाम हो गया है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देख लें इजराइल ने क्या कुछ किया फ़लस्तीन के साथ, वो अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। इसी तरह कश्मीर पर करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो कम अज़ कम ये माली इमदाद कर के और इस तरह की कोई रास्ता निकाल के ये जो गरीब ममालिक हैं इनको कम अज़ कम को थोड़ा सा बेहतर और तरक्की का कोई चांस दिया जाए, कोई रास्ता दिया जाए, ताकि ये भी तरक्की याफ्ता ममालिक की कम अज़ कम साफ में आ जाए, सपोर्ट की जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए। बिल्कुल। अच्छा, खुद अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से भी लंबी चौड़ी बात हो सकती है और हम कई बार ये कर चुके हुए हैं कि ये अब वो भी बस डिबेटिंग क्लब जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, OIC के लिए वैसे आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी यही सूरत हाल है। तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो शायद कुछ फ़ायदा मंद हो सकता है, तरक्की पजीर ममालिक वो कहते ही रहते हैं, जैसे अभी हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है, कोई ख़ास कामयाबी हमें तो अभी तक देखने में नहीं मिली। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज काबीना का इजलास था, आपके इल्म में है, और मैं काबीना के इजलास के हवाले से क्या फ़ैसले हुए उससे पहले मैं आपके सामने जो सवाल रखना चाहता हूँ वो ये है कि मुनिस इलाही साहब को वफाकी काबीना में शामिल किया गया है, वज़ीर आबी वसाइल आपके इल्म में बनाया गया है। मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ही मुनिस इलाही साहब एक निजी TV इंटरव्यू में ये बयान दे चुके हैं कि जनाब मुझे खुद वज़ीर आज़म पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे वफाकी काबीना में शामिल नहीं कर रहे। अब क्या कोई पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इक़्तिदार की जो मजबूरियाँ हैं वो अपनी होती हैं। इक़्तिदार में जब आप आ जाते हैं तो आप जो बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 साल से इक़्तिदार में हैं और डी चौक पे जो 136 दिन वो भाषण देते रहे हैं, आप मुझे ये बताएं उनमें से किसी बात पर उन्होंने अमल किया है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकशी कर लेंगे। फिर वो क्या IMF के पास नहीं गए? तो बात यह है कि इक़्तिदार में बाहर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं और इक़्तिदार में जब बंदा आता है फिर बहुत मजबूरी होती हैं, इक़्तिदार की अपनी मजबूरी होती हैं। फिर आपके पास जो हुकूमत है उसमें सादा अक्सरियत बहुत ही कम है। अक्सरियत जो है वो किसी भी वक्त इधर उधर जा सकती है। आपके साथ इत्तेहादी हैं और ये इत्तेहादी जो हैं काफ लीग वाले, ये तो वैसे ही बहुत अहम है। फिर उधर से आपको याद होगा कि अभी चंद हफ्ते पहले जो हैं आसफ़ अली ज़रदारी और परवेज़ इलाही साहब की भी एक मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पॉलिटिकल अपोजिशन की सरगर्मियों के हवाले से वो भी बहुत फ़िल्टर होकर आती है। तो इससे पहले कि चौधरी साहब कोई बैठ जाएं या कोई और मसाइल पैदा हो जाएं, अगले 2 महीने में ये सूरत हाल तो आने वाली है हुकूमत के लिए ना। अच्छा। जहांगीर तरीन ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, पंजाब में कोई मरकज़ में, ये माहौल अब गर्म होने तो दबाव में आकर फैसला किया गया। तो दबाव में भी आप कह सकते हैं। और दूसरा, अगर हुकूमत बचानी है तो फिर इत्तेहादियों को साथ रखना है, इत्तेहादियों को साथ रखना है तो उनके मुतालबे भी मानने हैं। फिर तो ये फैसला जिस आप इशारा कर रहे हैं, इससे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मामला क्या हुआ। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे काबीना में आज मुनस इलाही साहब की जो इस वक्त शमूलियत है, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं, काफ लीग की आम शख्स है, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सजाद तरीन साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा जो आप हवाला। मैं आपको ये बता रहा था कि इक़्तिदार की अपनी मजबूरी होती हैं। फिर ऐसी सूरत में जब ऐवान में आपके पास अक्सरियत ना हो, इत्तेहादी बड़े अहम हो, अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो, अपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा तलखी हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में फिर मजबूरियाँ होती हैं कि उनकी जो आदमी न चाहते हुए भी जो मुतालबात होते हैं इत्तेहादियों के, वो पूरे करने पड़ते हैं। चलो 3 साल बाद ही सही, शुरू में यही तय हुआ था कि काफ लीग को 2 जो है ना वजारतें देनी है। मेरा सवाल सर ये है, बढ़िया आपने इशारा किया कि शुरू में तय हुआ था, फिर बाद में नौबत यहाँ तक आई, टीवी पर आकर मुनस इलाही साहब कहते रहे कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म साहब पसंद नहीं करते, ये वो, इसलिए बड़े तल्ख लहजे में कहा था। अब क्या मजबूरी बन गई सर? ये तो काफ लीग तो पहले दिन से मजबूरी है ना पीटीआई की। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है वो हुकूमत के लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगे, तो इसीलिए हुकूमत ने फिर वो जो मैंने जरदारी साहब और परवेज़ इलाही की मुलाकात के हवाले से भी कही, तो चीज़ें कुछ उस तरह नहीं हैं जिस तरह हम समझ रहे हैं, चीज़ें कुछ तब्दीली की तरफ जा रही हैं। तो फिर वो देखते हुए वो जो इत्तेहादी हैं उनको राज़ी करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है, फिर इसलिए वजारत। तो इसका मतलब है जरदारी साहब की आमद जो है काफ लीग के लिए बड़ी मुबारक साबित हुई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आसफ़ अली जरदारी के बारे में जो कहा जाता है ना कि एक जरदारी साहब पे भारी, उसमें कुछ बात दुरुस्त है। अच्छा, तो ये उसी आसफ़ अली जरदारी जो हैं वो जिस तरफ जाते हैं, नहीं वो भारी, उनको भारी तो नहीं पड़े, वो तो मुबारक साबित हुआ ना काफ लीग। हुकूमत पे तो भारी पड़ गया ना, वजारत देनी पड़ गई ना। अच्छा, वो तो काफ लीग को दिलवा दी ना। हाँ, वही तो, हुकूमत जो नहीं दे रही थी वजारत, तो फिर देनी पड़ गई ना। अच्छा, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ वो जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें मामलात करते हैं। आप सजाद तरीन साहब घुमा के जरदारी साहब के फैज़ पे ही बात ले आते हैं कि उन्होंने फैज़ याब किया है। नहीं, मैं समझता हूँ हो सकता है ये पहले अगर आसफ़ अली जरदारी साहब जो हैं वो चीज़ों को जोड़ तोड़ के बेताज बादशाह हैं, मफाहमत के बेताज बादशाह हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान का एक MP उन्होंने वो हुकूमत पलट दी थी, ख़त्म कर दी थी वहाँ हुकूमत। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने कहा कि हम इसको ऐवान सदर से निकालेंगे, फिर निकाला ना। तो ये बात जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अभी तक के जो हालात हैं और अभी तक के जो वाक़यात हैं वो तो यही बताते हैं तारीख से। अब आगे क्या होना है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो कह चुके हैं कि जनाब पंजाब में जो है एक हम तब्दीली लाएंगे, ज़ाहिर है काफ लीग को अपने साथ मिलाएंगे, और ये सारी बातें वो कर चुके हैं। मैं आपको कहूँ पंजाब में तब्दीली लाने के लिए उनको पीपल्स पार्टी को पहले मुतहर्रक करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को मुतहर्रक करने के लिए आसफ़ जरदारी साहब क्या रोल करते हैं, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। अच्छा, इसका फैसला आने वाला वक्त। चलें, खैर वक्त पे छोड़ते हैं इस बात को। थोड़ा सा आपके दरीना दोस्त हैं और हमारे बहुत से दोस्तों के हलके से भी हैं, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, ख़ुद उनका हलका है DI खान का, और हलके के अलावा दोस्तों के अलावा ख़ुद PTI की वो बड़े जिस्म जान हैं, हमेशा से बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के हवाले से। और वो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने PTI के साथ वफ़ादारी की तमाम हदूद, मुराद सईद से भी आगे बढ़ गए हैं, असद उमर साहब से भी आगे बढ़ गए हैं, जितने भी लोग थे उनसे वो आज उन्होंने कहा जी मैं पहले नंबर पे आऊँगा। और उन्होंने जो कैंपेन में गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा मरियम नवाज़ साहबा नवाज़ शरीफ डाकू की बेटी है और भुट्टो जो है वो गद्दार है और उन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। तो ये इस किस्म की आज जो तनकीब शख्सियात पे हुई है अली अमीन गंडापुर की, तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो उनको बड़ी वजारत मिलनी चाहिए। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो मतलब कारकर्दगी का मयार है वो तो यही है कि जो अपोजिशन को ज़्यादा गाली दे, अपोजिशन को ज़्यादा बुरा भला कहे। और एक ज़माने में चौधरी एतजाज़ हसन ने कहा था कि ये गाली ब्रिगेड जो है, ये ब्रिगेड है, इस तरह की मतलब गालियाँ देने वाले मिनिस्टरों की एक तादाद मौजूद है जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और ये अली अमीन गंडापुर साहब शायद वही हैं जो धरने में भी शहद बहुत इस्तेमाल करते थे, शहद की बोतलें बरामद हुई थी इनकी गाड़ी से। तो वो बात ये है कि जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो तरह उन पर भी नज़र डालें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि वो भुट्टो गद्दार है, तो क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी उन्होंने? अगर नहीं पढ़ी तो वो दोबारा पढ़ लें और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहें कि हमूदुर रहमान कमीशन में जो कुछ कहा गया है और जिन लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया गया उनको लटका दें। अगर उसमें कमीशन ने भुट्टो को कहा तो भुट्टो को भी लटका दें। ठीक है ना जी। हमूदुर रहमान कमीशन तो उस वक्त तैयार था ना, जो रिपोर्ट आई नहीं मुशर्रफ के ज़माने में कमीशन की रिपोर्ट मशहूर है मगर वो पब्लिक नहीं हुई। कुछ मुशर्रफ के ज़माने में आई थी, कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो भी उस वक्त जब इंडिया से वो ब्रेक हो गई, छप गई, तो फिर चलो यहाँ भी चला। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पढ़ें। और अब देखें, बात यह है कि अब उनको अपोजिशन का
मुकाबला करने के लिए अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए कि हमने पाकिस्तान में 3 सालों में ये कारकर्दगी दी, इतने रोज़गार दिए, इतने घर दिए, इतने तरक्याती मंसूबे चलाए, इतने डैम बनाए। जो प्राइम मिनिस्टर बातें करते रहे थे वो बातें करके अपोजिशन का जवाब दें, ना ये कहना कि जी फ़लाँ गद्दार है या फ़लाँ चोर की बेटी। देखें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो 3 टाइम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मरीम नवाज़ उनकी बेटी है। बात ये है कि क्या इस बात का फ़ैसला मैंने, आपने या गंडापुर साहब ने जलसे में करना है कि कौन डाकू है कौन नहीं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 3 साल से कह रहे हैं डाकू। अदालत में एक केस नहीं उनके खिलाफ साबित हो सका, ठीक है। और नैब ने जितने मुकदमात बनाए हैं, आपको पता है कि जब वो आला अदालतों में जाते हैं तो उनके बखिए उधेड़ के रख दिए जाते हैं वहाँ। नैब वाले जवाब नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि नैब में इंजीनियर को आपने लगाया हुआ है कि जी आप पेशे के एतबार से आप इंजीनियर हैं और लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेटर। सही है, तो वो किस तरह इन्वेस्टिगेट होगी? तो ये वो चीज़ें ठीक करें जो ठीक करने वाली हैं। इस तरह जलसे में बातें करके आप और डाकू का तो खैर वो कहते रहे, इमरान खान साहब कहते रहे, वो जरदारी साहब का कहते हैं, पीपल्स पार्टी का कहते हैं, नून लीग का कहते हैं, मियां नवाज शरीफ को कहते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा कि पीटीआई में भी और दीगर जमातों में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के हवाले से एक राय जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मौजूद है कि वो जमहूरियत की एक बड़ी अलामत है, एक बड़ी यहाँ की शख्सियत है, बड़े लीडर थे। आज इन्होंने इंकशाफ किया है, बल्कि खैर वो पहले ये वर्जन था, फिर इस वर्जन पे बहुत सी बातें भी सामने आई, लेकिन आज उन्होंने फिर कश्मीर में ये कहा कि उन्होंने मुल्क तोड़ दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मुझे इसका जवाब दे दें जरा। ये अमीन गंडापुर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, हमूदर रहमान कमीशन इसी पर है, इसी बात पर है। फिर राव रशीद साहब हैं, उनकी किताबें जो मैंने देखा उसमें आप पढ़ लें कि वहाँ बांग्लादेश में आग लगी हुई थी, मुल्क टूटने के लिए जा रहा था और उस वक्त जो इक़्तिदार में थे लोग वो पेशावर में एक घर में और एक स्विमिंग पूल में क्या कर रहे थे। राव रशीद साहब ने अपनी किताब में लिखी हुई ये सारी कहानियाँ, क्योंकि वो उस वक्त इंटेलिजेंस के एक डिपार्टमेंट के हेड थे। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस तरह कहना, तो जब मर्ज़ी आप कहते रहें, क्यों नहीं आबा बना लेना आप कमीशन, हमूदर रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने रखें और आप तय कर लें कि जी किसने मुल्क तोड़ा है और उसको सज़ा दे दें। भुट्टो ने तोड़ा है तो भुट्टो को। मैं समझता हूँ भुट्टो का इस मुल्क पर बड़ा एहसान है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, टूटे हुए मुल्क को फिर खड़ा किया, शनाख्ती कार्ड दिए, 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ दी, तालीम के मैदान दिए, इंडस्ट्री दिए, स्टील मिल लगाई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप कोई डिपार्टमेंट उठा के देखें, पासपोर्ट आम आदमी तक रसाई हुई, उस पहले तो आम आदमी सोच नहीं सकता था, ठीक है। ये जो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हम नारे लगाते हैं कि जितने वहाँ चले गए इतने चले गए, ये भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू बिल्कुल सही। तो ये देखें, ये बातें इस तरह की करके आप ना छोटा करते हैं, बड़ा नहीं करते। बस बुनियादी तौर पर तो ये है ना कि तो उनके पास जब जवाब नहीं होता तो वो मतलब भुट्टो जैसे आदमी पे तनकीद करके या मियां नवाज शरीफ पे तनकीद करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? कश्मीर में कौन जीतेगा ये शेख रशीद साहब पहले बता चुके हैं और वही होने वाला है। मरियम नवाज साहबा का जवाब देना जो कल उन्होंने सवालात उठाए, उनके जवाब दें। आप डाकू, चोर या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम्स में नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA की परफॉर्मेंस का जिक्र करते रहें, उस पर होने वाली करप्शन का इजहार करते रहें। मुराद सईद साहब जो कि वज़ीर हैं मुतालिका मिनिस्ट्री के, उन्होंने अपने कारहाय नुमाया जो सर अंजाम दिए हैं अपनी मिनिस्ट्री में और जो कुछ हुकूमत में बड़ी उनको कामयाबियाँ मिली हैं बिलखुसूस NHA के हवाले से, उसका उन्होंने जिक्र किया है और उस पर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। वो ज़रा पहले सुन लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। हमने अपनी तमाम जो सड़कें पाकिस्तान की 13,000 किलोमीटर से ज़ायद, उसकी हमने GIS मैपिंग मुकम्मल कर दी और उससे क्या हुआ कि हमारा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 63 बिलियन था टोटल रेवेन्यू 2 साल का आखिर में पिछली हुकूमत का, और हमने उसको 63 बिलियन से 126 बिलियन प्लस पे लेके गए। 100% उसमें इंक्रीज लेके आए हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह जब हम छोड़ के जाएंगे तो 100 बिलियन प्लस हर साल का हमारा कम से कम रेवेन्यू होना चाहिए कि सड़कें उतनी बनाएं लेकिन अपने खुद रेवेन्यू से बनाएं, कौम के ऊपर उसका बोझ न डालें। 100% रेवेन्यू बढ़ा है NHA के मुताल्लिक़ मिनिस्ट्री में। सजाद तरीन साहब, आप तो करप्शन की यहाँ दास्तानें हमें बता रहे हैं और आप कह रहे हैं वहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे हम देखें तो वहाँ भी चलने काबिल नहीं है, लेकिन उनको जो टास्क दिया गया था मुराद सईद साहब को, सर 63 से 126 प्लस जो है वो उन्होंने कर दिया है, 100 प्लस उन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया है मुताल्लिक़ा मिनिस्ट्री में और मुताल्लिक़ा महकमे का। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी है। मुराद सईद साहब की बातें सुन के लगता है आप बहुत मुतासर। मैंने भी जब ये बातें सुनी
जी, तो उसके बाद मैंने कहा रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, मुराद सईद साहब ये बातें कर रहे हैं। तो बाद में जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया, वो हक़ाइक़ में अभी आपको सामने पेश करता हूँ, तो उससे मुझे लगा कि मुराद सईद साहब को उनकी कद से बड़ी मिनिस्ट्री दे दी गई है। अच्छा। और उनको जो आज़ादो शुमार नीचे से एक माफिया है पूरा वो देता है, वही दे देते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि NHA का जो बाकी बातों को छोड़ दें, आप यहाँ से पिंडी से गुजर खान तक, गुजर खान से लाहौर तक आप चलें, मैं सिर्फ इनकी बात करता हूँ। यहाँ असेसमेंट आप करा लें, 80% से ज़्यादा जो इनका जो टैक्स बनता है, जो रेवेन्यू बनता है, वो करप्शन की नज़र हो रहा है। वो आप इस चले जाएं, GT रोड पे एक मशहूर दाल वाला होटल है, बहुत मारूफ होटल है, आप उसकी असेसमेंट करा दें। मुराद सईद साहब आप मेरे साथ चलें और उसकी असेसमेंट करा लें कि वो 1 कनाल के पैसे दे रहे हैं और 4 कनाल पे तो होटल है, और शायद उन्होंने एक जो है बैंक्वेट हॉल और वो जो शादी के लिए शादी हॉल बनाए हुए हैं, उनका आप चेक कर लें कितना आप देते हैं। फिर उसके बाद आगे चलें, हाउसिंग सोसाइटी जो हैं, बड़े बड़े टाइकॉन्स जो हैं, उनके रिश्तेदारों की और उनकी हाउसिंग सोसाइटी हैं, उन हाउसिंग सोसाइटियों को राइट ऑफ वे के नाम पर जो उनके पैसे बनते हैं नेशनल हाईवे के, वो कितने वो जमा करा रहे हैं और अफसरान कितने खा रहे हैं, ये भी आप चेक कर लें। ये तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। उनका ये नारा है कि करप्शन ख़त्म हो, वो कोशिश भी करते हैं, वो कोशिश भी करते हैं कि करप्शन ख़त्म हो। ज़ाती तौर पर वो चाहते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, वज़ीराबाद में एक साहब गए, उन्होंने वहाँ जाके रेवेन्यू का जब रिकॉर्ड चेक किया, ये मैं नहीं कह रहा, आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वरना चलाते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उन्होंने की हुई है, रिकॉर्ड पर है, मुराद सईद साहब भी देख लेते हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि रेवेन्यू जो है वो तो बहुत बड़ी 2 नंबरियाँ हो रही हैं। वो साहब जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर आए, उन्होंने जाके मुराद सईद साहब आपको भी बताया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा कि जनाब ये करप्शन हो रही है। लेकिन वो जो वहाँ ताकतवर माफिया था, वो इतना ताकतवर था कि उन्होंने उस डिप्टी डायरेक्टर को न सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया, बल्कि उसकी तनख्वाह बंद करा दी। अच्छा जी, एक साहब हैं, उनका नाम है राना कासम साहब। राना कासम साहब 7 साल से वहाँ सुप्रिटेंडेंट थे और असिस्टेंट डायरेक्टर का उनको चार्ज दिया हुआ था रेवेन्यू का। वो 7 साल तक, कौन सी वज़ीराबाद ऐसे सोने की कान है जनाब जहाँ 7 साल वो पड़े रहे। जब उस डिप्टी डायरेक्टर ने आके उनके खिलाफ इंक्वायरी की, शोर मचा, मीडिया में आया, हमने बात की, तो जनाब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया मुजफ्फराबाद कि जी आप मुजफ्फराबाद चले जाएं। फिर जनाब राना कासम साहब 15 दिन मुजफ्फराबाद चले गए। फिर गुजरात की एक सियासी शख्सियत जिनके बहुत सारे प्लाजे हैं, गुजरात के नेशनल हाईवे की जगह पर प्लाजे बने हुए हैं, सियासी शख्सियत हैं, कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ, गुजरात की उन सियासी शख्सियत के एक अजीज़ ने, जनाब भतीजे ने फ़ोन किया और यहाँ पर जो मेंबर थे वो चले गए हैं, वो मेंबर अजहर साहब, वो उनको फ़ोन किया और उनको वहाँ से मुजफ्फराबाद, क्योंकि कोई माल पानी वाली जगह नहीं थी, उनको मुल्तान लगा दिया गया है। और अब जनाब वो क्या कर रहे हैं, राना कासम साहब जो सुप्रिटेंडेंट हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर 7 साल रहे हैं वज़ीराबाद में, वो अभी जनाब वो मुल्तान गए हुए हैं और मुल्तान से अब वो कोशिश कर रहे हैं, नीचे जो अफसरान हैं जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराते हैं और जो खिदमत अपनी कराते हैं और उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफ़र की तजावीज़ देते हैं, उन्होंने उनसे कहानी फिट कर ली हुई है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा वज़ीराबाद आ जाएं। आप मुझे बताएं कौन सी खूबी है कि एक आदमी 7 साल एक जगह पे रहा है। आप चेक कर लें ना, आप चेक कर लें उनके जो भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं इस्लामाबाद में और दूसरी जगहों पर, आप चेक कर लें कि उनके पास सरमाया कहाँ से आया है। ठीक है, आप कहते हैं ये दावे जो हैं ये सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा है, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जो हम इस पे आने वाले दिनों में भी ज़ाहिर है हम स्टोरीज़ करते रहेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में पॉली क्लिनिक के हवाले से पहले भी आपने स्टोरी दी थी, दीगर अस्पतालों की वजह से जो मुलाज़मीन हैं वो कोरोना अलाउंस की वजह से सरापा एहतजाज हैं। आज वक्त नहीं है, उस पर हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन आइंदा रोज़ उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।